क्रैक द वेलनेस कोड फाउंडेशन में आपका स्वागत है। CWC, जिसे क्रैक द वेलनेस कोड के नाम से भी जाना जाता है, एक आंदोलन है जो 2018 में भारतीय प्रवासियों के बीच आधुनिक जीवन शैली से जुड़े विकारों को संबोधित करने के उद्देश्य से इंडिया कम्युनिटी सेंटर, सिलिकॉन वैली, USA के तत्वाधान में शुरू किया गया। भारत में जीवन शैली विकारों के बढ़ते प्रचलन को देखते हुए इस मुहिम को भारत में लाने की आवश्यकता महसूस की गई। इसी उद्देश्य से हमने 2020 में CWC इंडिया चैप्टर लॉन्च किया। आज माय क्रैक द वेलनेस कोड फाउंडेशन एक सेक्शन 8 पंजीकृत संस्था है जो वेलनेस क्रांति का नेतृत्व कर रही है। हमारा ध्यान 5 प्रमुख क्षेत्रों, बच्चों, युवाओं, महिलाओं, वर्कप्लेस और वरिष्ठ नागरिकों पर केंद्रित है। हमारी मुहिम का उद्देश्य आधुनिक जीवन शैली से उत्पन्न विकारों को दूर करने और स्वस्थ खुशहाल जीवन को प्रोत्साहित करने के लिए समुदायों को एजुकेट, इंस्पायर, एम्पावर, इम्पैक्ट मॉड्यूल के माध्यम से सशक्त बनाना। हमारे प्रमुख वर्टिकल्स हैं बच्चों के लिए वेलनेस कार्यक्रम। हमारे कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल हेल्थ प्रोग्राम ने जयपुर, हापुड़ और अनूपशहर जैसे शहरों में 2000 से अधिक छात्रों, उनके परिजनों और शिक्षकों को वेलनेस के लिए प्रेरित किया। इस प्रोग्राम के जनक और हमारे नॉलेज पार्टनर डॉक्टर राहुल मेहरा, जो कि यूनेस्को चेयर फॉर ग्लोबल हेल्थ एजुकेशन के भारत प्रतिनिधि है, के सहयोग से समग्र स्कूल वेलनेस के नए मानक स्थापित कर रहे हैं। यह तो बस शुरुआत है। हम हर साल इस प्रयास को और अधिक व्यापक बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। युवाओं के लिए कार्य। हमारे वेलनेस कार्यक्रम युवाओं को तनाव, चिंता और हानिकारक जीवन शैली से उबरने में सहयोग कर रहे हैं। शीर्ष शैक्षणिक संस्थानों में आयोजित उच्च प्रभाव वाले कार्यक्रमों के माध्यम से हमने उनके एक स्वस्थ, खुशहाल और रोग मुक्त जीवन की ओर प्रेरित किया है। महिलाओं के लिए वेलनेस कार्यक्रम। महिलाओं के स्वास्थ्य और वेलनेस से जुड़े उन मुद्दों को संबोधित करना हमारा उद्देश्य है जो अक्सर अनदेखे रह जाते हैं। प्रमुख सामाजिक संगठनों की साझेदारी में हमने अब तक 2500 से अधिक महिलाओं तक अपनी बात पहुंचाई है। 2025 तक हमारा लक्ष्य 10,000 महिलाओं तक पहुंचने का है। वर्कप्लेस वेलनेस कार्यक्रम, डेस्कटॉप योगा और वेलनेस पेप टॉक जैसे सफल कार्यक्रम आयोजित, जिनमें 1200 से अधिक कर्मचारियों ने भाग लिया। 2025 में हम इस पहल को 5 अन्य संस्थानों तक विस्तारित करने की योजना बना रहे हैं। वरिष्ठ नागरिकों के लिए कार्यक्रम। हमने वृद्धाश्रमों के साथ साझेदारी कर कई उपयोगी कार्यक्रम आयोजित किए। हमारे मंच पे बहुत से मेगा इवेंट्स का हमने आयोजन किया। हर साल हम वेलनेस और समसामयिक विषयों को लेकर मंच तैयार करते हैं। हमारे वार्षिक मेगा इवेंट्स जैसे ग्लोबल हैप्पीनेस फोरम, आयुर्वेद 2.0 और वे टू फिट जैसे सफल कार्यक्रमों का आयोजन किया। इस साल बच्चों पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए हम स्वस्थ बचपन, खुशहाल जीवन नामक एक परिवर्तनकारी पहल शुरू कर रहे हैं। इसका उद्देश्य स्कूली बच्चों को स्वस्थ और खुशहाल भविष्य की ओर प्रेरित करना है। हमने अब तक 100 से अधिक वेबिनार आयोजित किए हैं, जिनके माध्यम से हमने ऑफलाइन, ऑनलाइन और सोशल मीडिया के जरिए 15 लाख से अधिक लोगों तक अपनी बात पहुंचाई है। हमारे मंच पर डॉक्टर, डाइटिशियन, मनोवैज्ञानिक, फिजियोथेरेपिस्ट समेत 60 से अधिक विशेषज्ञ अपने विचार साझा कर चुके हैं। आइए आप भी इस वेलनेस मूवमेंट से जुड़े, वेलनेस का रहस्य खोलने के इस मिशन में हमारे साथ मिलकर एक स्वस्थ, खुशहाल भविष्य का निर्माण करें। आइए क्रैक द वेलनेस कोड का हिस्सा बने। आप सबका हार्दिक वंदन, अभिनंदन, नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से CWC इंडिया चैप्टर और राजस्थान हॉस्पिटल के सौजन्य से आयोजित इस रोचक श्रृंखला में, जिसमें हम आज तीसरे सत्र में हम चर्चा करने जा रहे हैं वृद्धावस्था में याददाश्त की कमजोरी के बारे में। तो हमने पिछले सत्रों में, जैसे कि आप जानते हैं, कि हमने ये देखा था कि वृद्धावस्था सिर्फ एक नंबर नहीं है, एज कोई नंबर नहीं है। अगर सही खान पान रहे, अच्छे से आप एक्सरसाइज करते हैं और एक्टिव रहते हैं, तो हर उम्र को भरपूर तरीके से जिया जा सकता है। जिसे हम पहले भी हमने कहा था कि 36 की उम्र में भी आप 90 की उम्र का आनंद ले सकते हैं। हुई ना गड़बड़। असल में आज का टॉपिक ही यही है कि भूलने की बीमारी, समझे ना आप।
हम ये बात करने जा रहे थे कि हाँ, कि 90 की उम्र में आप 36 का आनंद ले सकते हैं, ठीक है। और हमने दूसरे सत्र में चर्चा की थी कि जो मल्टी मॉर्बिडिटी होती है, मतलब कि बहुत सारे रोग जब हो जाते हैं तो उनके चलते बहुत दवाइयां लेनी पड़ती हैं, तो क्या क्या हमारे समस्याएं आती हैं और उनका हम कैसे निदान कर सकते हैं, हमें मेडिकल रिकॉर्ड कैसे बनाना चाहिए और क्या सावधानियां रखना चाहिए, इन सब के बारे में चर्चा हुई थी। और आज की चर्चा वो तो आप जान ही गए, है ना। तो हम आज चर्चा करने जा रहे हैं वृद्धावस्था में भूलने की बीमारी या याददाश्त की कमजोरी। तो इसमें हम जब आगे बढ़ें इसके पहले हम आपकी मुलाकात करा देते हैं हमारी जानी मानी चहेती विशेषज्ञ डॉक्टर ममता सैनी जी से, जो कि राजस्थान की एक बहुत ही प्रसिद्ध कहना चाहिए जीरियाट्रिक स्पेशलिस्ट हैं, राजस्थान हॉस्पिटल में कार्यरत हैं। और इन्होंने कहना चाहिए ये पेशा जीरियाट्रिक मेडिसिन का सिर्फ पढ़ने के हिसाब से ही नहीं, बल्कि एक उनकी अपनी एक कहती हैं वो कि जवाबदारी है हमारी अपने जितने भी सोसाइटी में जो भी बुजुर्ग हैं उनकी देखभाल और उनकी गरिमा को बनाए रखने की। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर ममता, फिर से आपको पाके बहुत ही हम लोग गौरवान्वित हैं। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया और इस शो की गरिमा और शोभा बढ़ाई। तो हम बात कर रहे थे कि भूलने की बीमारी। तो अब भूलने की बीमारी की बात जब आती है तो उनसे बात हो तो कैसे हो। जो मैं कहूं वो समझ नहीं पाते हैं, बात तो दूर पहचान भी नहीं पाते हैं। जब बुजुर्ग नाम भूलने लगे, रास्ता भटकने लगे या अपने ही अनुभवों को बिसारने लगे, भूल जाए वो सब कुछ, तब जो मुश्किलें आती हैं उसी के ऊपर हम आज ये चर्चा करने जा रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो भूलने की बीमारी है या जो है, क्या ये उम्र की निशानी है या कुछ और भी कारण होते हैं जी। Thank you so much, ma'am, first for your kind words. And it's really an honor to be part of this webinar. And I hope कि हमारे जो डिस्कशन है, हमारे जो सेशंस है, उससे हमारे जो सीनियर सिटीजन कम्युनिटी है उनमें अवेयरनेस तो आएगी ही, और उनको डेफिनेटली कुछ ना कुछ फायदा होगा जिससे वो कुछ क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव कर सके अपना, और अपनी लाइफ का बेस्ट पार्ट जी सके। तो आज का हमारा टॉपिक है कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट एंड डिमेंशिया। तो जैसा आपने पूछा कि क्या भूलने का बीमारी है वो उम्र का निशानी है या कुछ और है। बुढ़ापे का यूं बचपन में लौटना, फिर उसी तरह कपड़ों को भिगोना, डगमग चलना, लड़खड़ाना और गिरना, क्या जरूरी है इस चक्र का, ये जीवन चक्र का यूं इस तरह पूरा होना। तो ये एक ऐसे ही बात थी। पर हाँ, हमारी स्लाइड्स भी तैयार हैं तो हम आगे चलते हैं जी डॉक्टर साहब। देखो, भूलने का जो दिक्कत है वो डिपेंड करता है कि आपको कितना सीवियर है, कैसे प्रोग्रेस कर रहा है, और कितना आपकी एक्टिविटीज को अफेक्ट कर रहा है। तो इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। सेकंड स्लाइड प्लीज। एक होता है नॉर्मल पार्ट ऑफ एजिंग, एक होता है जो पैथोलॉजिकल मेमोरी लॉस है। तो जो नॉर्मल पार्ट ऑफ एजिंग है वो हमने हमारे लास्ट के जो सेशन है उसमें भी डिस्कस किया है कि जो नॉर्मल पार्ट में जो कभी कभी भूलना होता है, दैट इज नॉट ए पैथोलॉजिकल। इसमें क्या होता है कि कभी कभी पेशेंट या कोई भी पर्सन है वो कुछ कुछ भूल जाता है, लेकिन अगर उसको कोई क्यू दिया जाए तो वो चीज उसको याद भी आ जाती है। जैसे कोई सामान की रख के भूल गया है लेकिन थोड़ी देर बाद में उसको याद आ जाएगा, कार कहाँ पार्क की है वो भी उसको थोड़ी देर बाद में याद आ जाता है। लेकिन अगर यही दिक्कत आपको स्टार्ट हुई है और धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रही है, दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, और क्यों देने पे भी अगर आपको याद नहीं आ रही है, तो ये एक नॉर्मल पार्ट ऑफ एजिंग नहीं होता है। इसके अलावा जो मेन इंपॉर्टेंट डिफरेंस होता है कि जो नॉर्मल एज रिलेटेड फॉरगेटफुलनेस है, उससे आपकी जो डेली एक्टिविटीज होती हैं जिसमें आपका बैथिंग कुकिंग आता है वो सब हैम्पर नहीं होता है। लेकिन अगर भूलने का जो दिक्कत है वो डिमेंशिया रिलेटेड है, तो उसमें वो आपकी डेली एक्टिविटीज के साथ भी इंटरफेयर करता है।
इसके अलावा नॉर्मल एज रिलेटेड फॉरगेटफुलनेस में पेशेंट को खुद को पता होता है कि हाँ मैं कुछ कुछ चीजें भूल रहा हूँ या मैं कुछ चीजें रिपीट कर रहा हूँ। लेकिन डिमेंशिया के पेशेंट को जनरली ये अवेयरनेस नहीं होती है। और उनके जो फैमिली मेंबर हैं, जो उनके केयर टेकर है, जनरली वो ये सब सिम्टम्स नोटिस करते हैं और वो ही फर्स्ट होते हैं जो इन सिम्टम्स के लिए उनको फिजिशियन के पास लेके जाते हैं। इसके अलावा डिमेंशिया के सिम्टम जो कि पैथोलॉजिकल मेमोरी लॉस है, उसमें मेमोरी के साथ साथ में उनकी पर्सनैलिटी और बिहेवियर में भी चेंजेस देखे जाते हैं हमें। तो ये मेन डिफरेंस है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर भूलने की दिक्कत आपका दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और अगर आपकी वो डेली एक्टिविटीज को जैसे फाइनेंस मैनेज करने में, रूटीन एक्टिविटी में हैम्पर कर रहा है, तो ये एक नॉर्मल पार्ट ऑफ एजिंग नहीं है। और इसके लिए आपको डेफिनेटली ही अपने फिजिशियन या जीरियाट्रिशियन से कंसल्ट करना चाहिए। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात बताई। और ये हम सबके लिए कहना चाहिए, समझने की बात है कि यदि हम देखते हैं कि उनके पर्सनालिटी में चेंज आ गया, वो कंफ्यूज से लगते हैं, कुछ उनको याद नहीं रहता है, चेहरे का जो भाव है वो ऐसे ब्लैंक सा लुक रहे, आंखें कहीं देख रही हैं पर ऐसा लगे कि पहचान नहीं पा रहे। आप अगर ऐसी कुछ भी चीज ऐसी नोटिस करते हैं तो उसके लिए पूरे से जागरूक हो जाइए, और जैसे भी डॉक्टर साहब ने कहा उसको आप लाइटली न लें और तुरंत से मेडिकल एड ले लीजिए, अपनी पहचान करें। अच्छा, हम ये भी जानना चाहेंगे कि ये जो भूलते हैं, तो आपने कहा कि भाई ये उम्र के साथ में आप मतलब हर एक इंसान थोड़ा थोड़ा भूल जाता है कि कहाँ क्या है, पर इसका क्या कारण क्या होता है, मतलब व्हाई वी फॉरगेट? इस कुछ आप इस पे कुछ प्रकाश डालना चाहेंगे कि द रीजन फॉर फॉरगेटफुलनेस या इम्पेयरमेंट का क्या कारण हो सकता है? देखो, इसके इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन में। जैसा हमने डिस्कस किया है कि जो भूलने का है, पहले तो हमें ये डिसाइड करना है कि जो भूलना है, जैसे पेशेंट आता है, पर्सन आता है, ये एक नॉर्मल पार्ट ऑफ एजिंग है या फिर रियल में कोई पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम है। नॉर्मल पार्ट ऑफ एजिंग में जैसे इसका मेन कारण यही होता है कि जैसे अपनी बॉडी में उम्र के साथ साथ फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, ब्रेन में भी वैसे अपना जो कॉग्निटिव रिजर्व है वो धीरे धीरे कम होता जाता है। तो उसमें कभी कभी ऐसे सिम्टम्स आ सकते हैं आपको। लेकिन इन सिम्टम्स के कारण कभी भी आपकी एक्टिविटीज हैम्पर्ड नहीं होती हैं, आप अपना सारा काम सही से कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली। लेकिन अगर यही इम्पेयरमेंट कोई पैथोलॉजिकल, जो मतलब कि जिसमें हम डिमेंशिया, अल्जाइमर या और कुछ बोलते हैं, तो उसके बहुत सारे कारण होते हैं। उसके कारण में कुछ रिवर्सिबल कारण होते हैं, कुछ इरिवर्सिबल कारण होते हैं। ओके, तो हमने ये जाना कि एज रिलेटेड जो भूलना है वो क्या होता है और पैथोलॉजिकल क्या होता है। तो हम इसके बाद में हम ये जानना चाहेंगे कि ये किस तरह से बढ़ता है। जी। देखो, जो भूलने का बीमारी है वो कभी भी रातों रात नहीं हो जाता है। ये हमेशा एक नॉर्मल अपने कॉग्निशन से लेके डिमेंशिया के लिए प्रोग्रेस करता है। इसकी बहुत सारी फेजेज होते हैं। एक सिंपल नॉर्मल कॉग्निशन है जो हमने डिस्कस किया है। फिर डिमेंशिया तक प्रोग्रेस करने में इसके जो कंटिन्यूम होता है, उसमें फर्स्ट पार्ट आता है सब्जेक्टिव कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, सेकंड होता है माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, थर्ड होता है डिमेंशिया, जिसको भी माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर में डिवाइड किया गया है। तो हमें ये कंटिन्यूम समझना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि इसकी समझने से एक तो रिकॉग्नाइजेशन अर्ली होता है और हम पेशेंट को सपोर्ट कर सकते हैं। तो जो सब्जेक्टिव कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट होता है, उसमें जनरली जो पर्सन होता है उसको खुद को कंप्लेन होती है कि हाँ मैं कुछ चीजें भूल जाता हूँ या कुछ चीजें रिपीटेशंस हो रही है मेरे साथ। लेकिन जब हम उनका असेसमेंट करते हैं, न्यूरोसाइकोलॉजिकल असेसमेंट करते हैं हमारे स्केल्स पे, तो वो नॉर्मल आता है, जिसको कि सब्जेक्टिव कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट कहते हैं। सेकंड इसका पार्ट आता है माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, जिसमें पर्सन को भी कंप्लेन होती है और जो हमारे स्केल्स हैं वो भी थोड़े अबनॉर्मल आते हैं, वो कंप्लीटली नॉर्मल नहीं होते हैं। लेकिन जो एमसीआई पेशेंट्स होते हैं वो अपनी डेली एक्टिविटीज इंडिपेंडेंटली मैनेज कर सकते हैं। तो ये जो पार्ट होता है वो एमसीआई होता है। थर्ड जो पार्ट होता है वो डिमेंशिया में आता है। इसमें पर्सन को भी कंप्लेन होता है, भूल रहे हैं, या उनके रिलेटिव्स को मेनली कंप्लेन के साथ में आते हैं। जो हम असेसमेंट करते हैं, न्यूरोसाइकोलॉजिकल असेसमेंट, उसमें भी वो अबनॉर्मल मिलते हैं। और इनके अलावा जो उनके सिम्टम्स है वो उनकी डे टू डे एक्टिविटी को इंटरफेयर करने लग जाते हैं।
तो ये माइल्ड टू सीवियर के फॉर्म में प्रेजेंट करता है। दिस इज द कंटिन्यूम ऑफ कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट। इसको समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जो अपने एससीआई एंड एमसीआई का प्रोग्रेशन होता है डिमेंशिया में, वो कंपेरेटिवली नॉर्मल पर्सन के ज्यादा देखा गया है। तो अगर कोई पर्सन कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट फॉरगेटफुलनेस के साथ में आता है और वो अर्ली स्टेज में डिटेक्ट होता है कि नहीं अभी एससीआई है या एमसीआई फेज है, तो उसको हम बहुत सारे नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन कॉग्निटिव थेरेपी के थ्रू जो उसका प्रोग्रेशन है उसको डिले कर सकते हैं या फिर हम स्लो कर सकते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फेज होती है हमारे इंटरवेन करने के लिए, क्योंकि हम सब जानते हैं डिमेंशिया का कोई क्योर नहीं है। तो जितना जल्दी हम इसको रिकॉग्नाइज करें, इंटरवेन करें, उतना ही बेटर होता है। अकॉर्डिंग टू स्टडी, जो एमसीआई का प्रोग्रेशन होता है डिमेंशिया में एवरी ईयर वो 5 to 20% देखा गया है। लेकिन इंटरवेंशन पे या थेरेपी पे ये प्रोग्रेशन स्लो भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, और कुछ पेशेंट में तो रिवर्स भी हो सकता है। तो दिस इज द मेन इम्पोर्टेंस टू नो द कंटिन्यूम ऑफ कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट। बहुत सुंदर आपने बताया कि कैसे बीमारी बढ़ती है और हमको कैसे जानकारी लेना चाहिए। तो इसके कुछ रिस्क फैक्टर्स भी होते हैं। यस मैम। नेक्स्ट स्लाइड। अकॉर्डिंग टू लैंसेट कमीशन डिमेंशिया 2024 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग टोटल 14 मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर देखे गए हैं। और ये जो रिस्क फैक्टर होते हैं इनको उन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, क्योंकि हर रिस्क फैक्टर का किस लाइफ में ज्यादा इम्पेक्ट होता है उसके बेसिस पे इनको डिवाइड किया है। अर्ली लाइफ, मिड लाइफ एंड लेट लाइफ। अर्ली लाइफ में हम देखें तो लेस एजुकेशन सबसे ज्यादा इफेक्टिव होती है या जो इम्पेक्ट होता है फ्यूचर डिमेंशिया के लिए। और जो सबसे ज्यादा रिस्क फैक्टर होते हैं वो होते हैं हमारी मिड लाइफ में, जिसमें कि 10 रिस्क फैक्टर देखे गए हैं, जिसमें हियरिंग लॉस एंड हाई एलडीएल कोलेस्ट्रॉल 7% कंट्रीब्यूट करते हैं। उसके अलावा डिप्रेशन, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, फिजिकल इनएक्टिविटीज, डायबिटीज, स्मोकिंग, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी एंड एक्सेसिव अल्कोहल आता है। अगर हम लेट लाइफ की बात करें तो उसमें सोशल आइसोलेशन, एयर पोल्यूशन एंड विजन लॉस आता है। जो विजन लॉस एंड हाई एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है, ये दो न्यू एडिशनल रिस्क फैक्टर जोड़े गए हैं जो अभी 2024 की रिपोर्ट में बताए गए हैं। तो अगर हम देखें तो ये टोटल जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है ये 45% कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। अगर इन 45% इन रिस्क फैक्टर को हम मॉडिफाई करें या इंटरवीन करें तो फ्यूचर में 45% के केसेस को डिले कर सकते हैं या प्रिवेंट कर सकते हैं। और इसमें भी जो मैक्सिमम अगर अपन हम मिड लाइफ के रिस्क फैक्टर को इंटरवीन करते हैं या उन पे ध्यान देते हैं तो बहुत हद तक डिमेंशिया के केसेस को डिले किया जा सकता है। और ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट हमारे लिए लेसन है कि हाँ, जो है कि डिमेंशिया क्योर नहीं हो सकती, तो डिमेंशिया को क्योर या प्रिवेंट या डिले करने की शुरुआत हमें बहुत अर्ली लाइफ से ही करनी चाहिए। बहुत सही बात आपने कि जो बुजुर्ग हैं उनकी तो खैर देखभाल कीजिए, और जो कर सकते हैं वो तो अब अगर उन्होंने पहले देखभाल नहीं की है, अपनी अपनी लाइफस्टाइल को रेगुलर नहीं रखा है, कुछ ऐसी आदतें पाल ली हैं जैसे कि दारू पीना हो या शराब पीना हो, स्मोकिंग करना हो, अपने शरीर का ध्यान नहीं रखा है, मोटापा बढ़ा लिया है, तो फिर उनको तो जाने में टाइम लगेगा। अब जो डैमेज हो गया है वो तो नहीं जा सकता है, पर हाँ कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि उनका निराकरण किया जा सकता है। पर हाँ, ये मेरा कहना सिर्फ उन लोगों के लिए है जो केयर गिवर्स हैं, जो अभी उम्र के उस दौर में नहीं पहुंचे हैं कि चीजें भूलने लगे। अभी कहना चाहिए जिसे युवावस्था और वृद्धावस्था के बीच की अवस्था है, तो उन्हें अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए, और उन्हें पर्टिकुलरली इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि उनका कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़े, अपने खाने पीने का ध्यान रखें। अगर उनको सुनने में दिक्कत आ रही है तो भैया अपना कान का जांच कराओ, उसको ठीक करो। अगर दिखने में दिक्कत आ रही है तो उसके लिए चश्मा ले लीजिए और देखना ठीक रखिए। अपने आप को एक्टिव रखिए, और अच्छी तरह से आप अपना कहना चाहिए लाइफस्टाइल में चेंजेस लाएं। एक्सरसाइज करें, योगा करें, मेडिटेशन करें, तो उसमें बहुत लाभ हो सकता है। आप क्या कहती हैं डॉक्टर साहब? ये बहुत सही बात है मैम, क्योंकि जैसे हमारा एक्सपीरियंस है अभी लास्ट की 1 वीक में मैंने 2 पेशेंट देखे हैं जो कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट और डिमेंशिया के केसेज हैं और वो एडमिट भी हैं। उनमें एक में तो प्रोफाउंड हियरिंग लॉस था,
तो मतलब हियरिंग लॉस तो बहुत कॉमनली हम देखते हैं, जो कि हमारे बुजुर्ग और सीनियर सिटीजन बहुत ही मतलब इग्नोर करते हैं। और या कहो कि उनके केयर गिवर भी कई बार तो बहुत इग्नोर करते हैं कि अब तो उम्र हो गई है और अब तो धीरे धीरे भूलना ही है। लेकिन एक सिंपल हियरिंग लॉस से क्या होता है, वो सुनेंगे नहीं, धीरे धीरे उनका कम्युनिकेशन कम हो जाता है, धीरे धीरे वो सोशल आइसोलेट होना स्टार्ट हो जाता है, और डिप्रेशन एंजाइटी डेवलप होता है, और वो फिर धीरे धीरे डिमेंशिया का रूप ले लेता है। तो एक सिंपल अगर हियरिंग लॉस को आपने हियरिंग एड से इंटरवीन कर लिया, तो कितना जो कंटिन्यूम है उसको हम ब्रेक कर सकते हैं, और जो ये प्रोग्रेशन है उसको मतलब प्रिवेंट कर सकते हैं। दिस इज द ओनली वन एग्जाम्पल हियरिंग लॉस। उसके अलावा अगर जो भी कोमोर्बिडिटी है, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, इनको भी टाइम टू टाइम दिखाना अगर है तो, और उनको मैनेज रखना है। लेट लाइफ जो 60 से ऊपर है, उसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर देखे गए हैं वो सोशल आइसोलेशन है, एयर पोल्यूशन है, एंड विजन लॉस है। तो जो ऑलरेडी 60 क्रॉस कर चुके हैं, तो हमें उन पे ये मतलब बहुत ध्यान देना है कि वो सोशल आइसोलेट फील नहीं करे, लॉन्लीनेस फील नहीं करे। अगर उनको विजन लॉस है तो हम उसको मतलब इंटरवीन करें, सिंपल कैटरेक्ट सर्जरी करा के ठीक हो सकते हैं, ग्लासेस से ठीक हो सकते हैं, या मतलब इग्नोर नहीं करके हमें उसके लिए कंसल्ट करना चाहिए। तो ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट है कि 45% तक अगर हम डिमेंशिया के केसेस को डिले और प्रिवेंट कर सकते हैं, तो दिस इज द गुड थिंग। बहुत सुंदर आपने बात कही कि हाँ, डायबिटीज वगैरह की तो स्क्रीनिंग भी करवाई जा सकती है, ब्लड ब्लड प्रेशर यस। वगैरह जांचा जा सकता है। आप अगर ब्लड टेस्ट कराते हैं और रेगुलर मेडिकल चेकअप कराते हैं, तो इवन आपका हियरिंग इम्पेयरमेंट को भी अर्ली डिटेक्ट होकर के वो उसको ठीक किया जा सकता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि कुछ इंसिडेंट्स भी होता है क्या इसका, कि हमारे यहाँ की सभी लोगों को एक ही जैसा होता है कि हाँ सब एक ही जैसे भूलते हैं, एक्सेरी का डिमेंशिया या सब कुछ आएगा ही आएगा। कुछ इंसिडेंट्स, वर्ल्ड ऐसा इंसिडेंट। नहीं, देखो, अब वर्ल्ड वाइड अगर हम देखें मैम, तो इसके 55 मिलियन पॉपुलेशन है जो अभी डिमेंशिया कैटेगरी में आती है। इंडिया की अगर हम बात करें तो एक रिसेंट स्टडी है, लॉन्गिट्यूडिनल एजिंग स्टडी ऑफ इंडिया। उसमें जो डिमेंशिया का प्रिविलेंस देखा गया है, जो 60 अबव है, उसमें 7.4% जो लोग हैं वो अभी डिमेंशिया कैटेगरी में आते हैं। तो उसके लिए हमें यही है कि रिस्क फैक्टर तो देखना ही है। उसके अलावा कुछ जेनेटिक रिस्क फैक्टर होते हैं, जैसे ApoE4, आपका अगर किसी में जीन है तो डेफिनेटली उसमें चांसेस बढ़ जाते हैं। जो अभी 55% चांसेस है उसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। लेकिन जो मेन हमने देखा है अभी तक के एक्सपीरियंस में, कि जिनको रिस्क फैक्टर होते हैं इनमें, और जैसे मैंने बोला कि हियरिंग लॉस कॉन्ट्रीब्यूट द 7%, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो मैंने कॉमनली देखा है सब में, और विथ मल्टीपल कोमॉर्बिडिटी के साथ में, उनमें ये इसके चांसेस ज्यादा देखने को मिलता है। और इसका जो मतलब प्रोग्रेशन देखा गया है, स्पेशली जो सीनियर सिटीजन जो रिटायर हो चुके होते हैं, और जो मतलब जिनको अपनी लाइफ में कोई पर्पज नहीं मिलता है, दे फील द लॉनलीनेस इवन इन द फैमिली, तो उनमें थोड़ा ये प्रोग्रेशन हमें कॉमनली देखने को मिलता है। बहुत सुंदर बात कही आपने कि सिर्फ मतलब अगर हम ये देखें कि कितना बड़ा पॉपुलेशन ग्रुप है वर्ल्ड वाइड, जो कि Yes. डिमेंशिया मतलब और भूलने की बीमारी से ग्रसित है, और जिसको कि हम बचा सकते हैं, जिनको बहुत अच्छा लाइफ वो लीड कर सकते हैं। और अनफॉर्चुनेटली वो इसके दे आर द सफरर्स, उनको तकलीफ भोग रहे हैं। न सिर्फ वो तकलीफ भोग रहे हैं, उनके केयर गिवर्स भी तकलीफ भोग रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा, और अगर मॉनेटरी हिसाब से इकोनॉमिक का उसमें भी देखें, फाइनेंशियल इम्पैक्ट भी देखें, तो भी ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, और जो कि बचा जा सकता है। बहुत सुंदर बात बताई आपने। तो हम इसके बाद में आगे चलते हैं कि आप क्या बताना चाहेंगे कि रिवर्सिबल भी हो है, जैसा अभी आपने कहा कि इसको रिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल है, किस तरह का रहता है यस। भूलने का। अभी तक हम डिमेंशिया का नाम सुनते ही सब लोगों को लगता है कि इट इज इरिवर्सिबल, इसका कोई क्योर नहीं है। बट ऐसा नहीं है। कुछ कुछ डिमेंशिया के जो फॉर्म होते हैं, मतलब फॉरगेटफुलनेस के जो फॉर्म होते हैं, वो रिवर्सिबल भी होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। तो जो रिवर्सिबल कोजेज होते हैं उसमें मोस्ट कॉमनली मेटाबॉलिक, न्यूट्रिशनल, टॉक्सिक, इन्फेक्शियस एंड स्ट्रक्चरल कोजेज देखने को मिलते हैं। सिंपल मेटाबॉलिक में हाइपोथायराइडिज्म, विटामिन B12 डेफिशिएंसी, फोलेट डेफिशिएंसी, दैट कैन कॉज द रिवर्सिबल कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट।
इवन इन माय फैमिली सम अंकल एंड आंटी हैव कि कुछ कुछ भूल जाते हैं क्या है, उनका जस्ट बेसिक स्क्रीनिंग कराया, दे फाउंड टू हैव द हाइपोथायराइडिज्म। आज अभी 2 साल के बाद में उनको मैं चेक कर रही हूँ तो वो काफी बेटर कर रहे हैं अपनी लाइफ में। तो ये रिवर्सिबल कोज हमें रूल आउट करना चाहिए। उसके अलावा इन्फेक्शियस में HIV, न्यूरोसिफिलिस, TB आता है। टॉक्सिक ड्रग में अल्कोहल एंड ड्रग्स में सिडेटिव एंटीकोलिनर्जिक्स आते हैं। एक NPH करके भी बीमारी होती है, नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोकेफिलस, जिसमें पेशेंट को भूलने के साथ साथ में यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस देखने को मिलता है कि उनका यूरिन लीक हो जाता है और एक गेट इनस्टेबिलिटी देखने को मिलता है। तो अगर आपको एक ये ट्राइड मिलता है तो डेफिनेटली आपको NPS दैट इज द रिवर्सिबल कोज ऑफ डिमेंशिया सस्पेक्ट करके इसको भी ट्रीट किया जा सकता है। या बहुत बार एल्डरली जो कि रिकरेंट फॉल हो रहा है उनको और जो इग्नोर कर रहे हैं, तो उनमें हेमेटोमा भी हमें एज ए रिवर्सिबल फैक्टर के रूप में देखने को मिलता है। और डिप्रेशन, डिप्रेशन को तो हम बोलते ही स्यूडो डिमेंशिया है। जो सीवियर डिप्रेशन में पेशेंट होता है, दे कैन हैव द मेमोरी इम्पेयरमेंट। तो ऑल दीज आर द रिवर्सिबल कोज ऑफ डिमेंशिया। और बिफोर लेबलिंग टू इरिवर्सिबल या न्यूरोकोग्निटिव डिसऑर्डर वी शुड डू द स्क्रीनिंग फॉर द रिवर्सिबल। अभी एक पेशेंट एडमिटेड इन माय इन वार्ड, वो ऑर्थो से रेफर होके आई थी मैं। उन्होंने क्योंकि सी हैड द रिकरेंट फॉल, तो ऑर्थो के पास गए, कहीं फ्रैक्चर तो नहीं है, उनका सारा फ्रैक्चर रूल आउट हुआ। देन सी केम टू मी फॉर द फॉल इवेल्यूशन। फॉल इवेल्यूशन के डिटेल में हम गए तो पता चला उनको कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट भी है, कुछ कुछ भूल जा रहे हैं, जो कि थोड़ा रेपिडली प्रोग्रेसिव था। 6-7 मंथ से स्टार्ट होके 1 मंथ में तो बहुत ज्यादा वो भूलने लग गए थे। So I did the screening for cognitive impairment, simple blood test and NCCT had I did to rule out some reversible. Then I shocked कि she found the brain metastasis. So this is the magic। हमें ऐसे नहीं कि नहीं 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 करना या नहीं है, अगर थ्रू द प्रोटोकॉल जाए तो मैक्सिमम मतलब बहुत सारे पेशेंट में हमें रिवर्सिबल कोज मिल जाता है एंड वी शुड डू द स्क्रीनिंग फॉर दिस। सही बात है कि इंतजार नहीं करिए और ना ये मान के चलिए कि भूलना उम्र का निशानी है। और अगर भूलना बहुत तेजी से हो रहा है, बहुत तेजी से उनकी हालत बिगड़ रही है, तो प्लीज प्लीज चेकअप जरूर कराएं, क्योंकि जैसा अभी डॉक्टर ममता ने बताया कि ये कोई गंभीर बीमारी का भी लक्षण हो सकता है, जैसे कैंसर की मेटास्टेसिस इस केस में मिली। तो ये एक बहुत ही कहना चाहिए आई ओपनिंग इंसिडेंस है कि आप सोच रहे हैं कि भाई गिर गई हैं, इनको तो बुढ़ापा है इसलिए इनको चला नहीं जाता, कमजोर है। नहीं जी, ऐसा नहीं है। आप उसके कारण कुछ और भी हो सकता है। तो ये इसके पहले मैं ये देख रही थी कि जो कॉग्निशन डोमेन है उसके अंदर में हमें क्या क्या चीज का ध्यान रखना चाहिए। डोमेन ऑफ कॉग्निशन, इस पे आप यस कुछ यस, प्रकाश डालना चाहेंगे। से वेरी गुड क्वेश्चन है। क्योंकि जनरली हमारी सब लोगों को ये लगता है कि चीजें भूल रहे हैं वो ही डिमेंशिया है, जबकि ऐसा नहीं है। लास्ट स्लाइड प्लीज। तो जो कॉग्निटिव डोमेन होते हैं ये मेजर पार्ट होते हैं हमारे मेंटल फंक्शन के, जो ओवरऑल मिलके हमारी थिंकिंग एबिलिटी को डेवलप करते हैं। टोटल इसके 6 डोमेन होते हैं और इन डोमेन का असेसमेंट कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट या डिमेंशिया के असेसमेंट के लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इन डोमेन के असेसमेंट के बेस पे टाइप ऑफ डिमेंशिया डिसाइड किया जाता है। इसमें सबसे पहले और जो सबसे वेल नॉन है मेमोरी एंड लर्निंग। इसमें इमीडिएट, शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म रिकॉल का असेसमेंट किया जाता है। अगर ये डोमेन इन्वॉल्व होता है तो पर्सन को कंप्लेन होता है कि चीजें रख के भूल गए हैं, रिसेंट इवेंट्स भूल गए हैं, अपॉइंटमेंट भूल रहे हैं, चीज को बार बार रिपीट कर रहे हैं क्योंकि वो भूल चुके हैं, उनको पता नहीं है तो वो बार बार रिपीटेशन हो रहा है। ये मोस्ट कॉमनली हमें अल्जाइमर डिजीज में देखने को मिलता है, इस डोमेन का इन्वॉल्वमेंट। सेकंड जो डोमेन आता है वो होता है कॉम्प्लेक्स अटेंशन। इसमें हम फोकस, सस्टेन एंड शिफ्ट अटेंशन का असेसमेंट करते हैं। इसमें होता है कि अगर आपको लग रहा है कि कोई जो पर्सन है वो कन्वर्सेशन या मीटिंग्स को फॉलो नहीं कर पा रहा है और नॉइज में भी सुन नहीं पा रहा है, मतलब उसका अटेंशन पार्ट थोड़ा सा डेफिसिट है। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जीक्यूटिव फंक्शन है दैट इज द थर्ड डोमेन। इसमें मेन आता है कि जो पर्सन होता है वो प्लानिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड कोई भी
इवेंट ऑर्गेनाइज करने में उसको डिफिकल्टी होने लगती है। जैसे धीरे धीरे अगर ये डोमेन इन्वॉल्व हो रहा है तो मनी हैंडलिंग में डिफिकल्टी होने लग जाएगी। कोई भी अगर उनको सिंपल टास्क बोले तो उसको करने में कि कैसे प्लान करके, जैसे कोई पहले मील बना सकती थी फीमेल, अभी उसको मील बनाना, खाना को बनाने में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि खाना बनाना इज ए कंप्लीट इवेंट। आपको लेके आना है, उसको रेडी करना है, फिर आपको कुक करना है। तो दिस ऑल कम्स इन द एग्जीक्यूटिव फंक्शंस। नेक्स्ट इज द लैंग्वेज। लैंग्वेज में आपको एक्सप्रेशन में भी इश्यू हो सकता है एंड कॉम्प्रिहेंशन में भी इश्यू हो सकता है। या तो आप समझ नहीं पा रहे हैं या आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। तो इसमें सिंपल अगर आपको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं एंड वो फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसा देखने को मिलता है। एक आता है परसेप्चुअल मोटर। इसमें जनरली विजुअल स्पेशियल डिसोरिएंटेशन देखा गया है। जिसे हमने बहुत कॉमनली सुनते हैं कि डिमेंशिया का पेशेंट है, घर के बाहर निकल गया है, फिर लॉस्ट हो गया है, घर पे नहीं आ रहा है। तो गेटिंग लॉस्ट टू फेमिलियर प्लेसेस कम्स इन दिस डोमेन। नेक्स्ट इज द सोशल कॉग्निशन। इसमें इमोशंस, एम्पैथी एंड सोशल क्यूज का असेसमेंट होता है। अगर किसी पर्सन का सोशल बिहेवियर अबनॉर्मल हो रहा है, इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर कर रहा है, उसको पता नहीं कि कौन सी जगह कैसा बिहेवियर करना है, तो दिस डोमेन इज इन्वॉल्व। तो ऐसे हम कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट के असेसमेंट में इन सारे डोमेन्स का असेस करते हैं और उसके बेस पे भी ट्राई टू डिसाइड कि कौन से टाइप का डिमेंशिया है, कौन सा लोब उनका इन्वॉल्व है और कैसे उसका मैनेजमेंट करना है। आप कहाँ कहाँ क्या क्या हो सकता है, आप कैसे उसमें उलझ सकते हैं, आप कहाँ पे गड़बड़ कर रहे हैं, और आप ये मान के चल रहे हैं कि नहीं नहीं ये ऐसा कुछ नहीं है, पर नहीं, वो अगर उसमें हम पिन पॉइंट कर सके कि कौन सी जगह में गड़बड़ी हो रही है, आपके बोलने में हो रही है, समझने में हो रही है, कम्युनिकेट करने में हो रही है, आपका फोकस ठीक से नहीं हो रहा है, आप कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे हैं चीजों को एक साथ, किस तरह से किसके बाद में क्या करना है क्या नहीं करना है, तो ये सारी चीजें सिर्फ एक और एक ही चीज को वो बताती हैं कि भाई अब तो आप संभल जाओ, अब तो घंटी जो है ना, कहना चाहिए डेंजर सिग्नल, वो रेड फ्लैग आ गया है, लहरा रहा है, अब आप इसको लाइटली मत लो। किसी के भी साथ, घर में कोई भी हो, किसी भी उम्र का हो, अगर इस तरह से कुछ भी आप जानते हैं, समझते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो मेरा तो कहना यही है कि वन हैज टू बी वेरी ऑब्जर्वेंट, बहुत जागरूक रहने की जरूरत है। तभी आप इस चीज को ऑब्जर्व कर पाएंगे, वरना आप इसको लाइटली लेंगे तो आपके ध्यान ही नहीं जाएगा कि ये ऐसा जो है वो वास्तव में किसी बीमारी के लक्षण है जिसको कि हम बदल सकते हैं। बहुत सुंदर बात कही आपने। तो हम बात कर रहे थे कि भाई रिवर्सिबल इरिवर्सिबल का तो हमने थोड़ा बहुत जाना था। तो ये जो ये है कि अल्जाइमर वगैरह की जो आजकल बात होती है कि ये हो गया है, तो ये ऐसी होती है कि इरिवर्सिबल है, एक बार हो गया है तो बढ़ेगा ही, कम नहीं हो सकता है। इट्स ए वेरी गुड क्वेश्चन में। एल्जाइमर जो डिजीज है वो इरिवर्सिबल डिमेंशिया या इन्हीं को वो न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर में मोस्ट कॉमन टाइप होता है डिमेंशिया का। तो एल्जाइमर डिजीज मोस्ट कॉमन 50 to 60% अगर इरिवर्सिबल डिमेंशिया हमें मिलता है तो उसका कारण एल्जाइमर डिजीज होता है। उसके अलावा वेस्कुलर डिमेंशिया सेकंड मोस्ट कॉमन है। लेवी बॉडी डिमेंशिया, एफटीडी, पार्किंसन डिजीज डिमेंशिया, सीजेडी एंड क्रोनिक ट्रॉमेटिक एनकेफेलोपैथी, ये सब इरिवर्सिबल कोज में आते हैं। और आपका क्वेश्चन जो आप पूछ रहे हैं कि क्या ये इरिवर्सिबल है, तो हाँ, अभी तक पूरे वर्ल्ड में ऐसा कोई ड्रग, कोई दवाई नहीं बना है जिससे कि हम इनको रिवर्स कर सके या इनका क्योर कर सके। ये सब न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर्स में आते हैं। इसमें जैसे टू टाइप्स की हमें डिमेंशिया देखने को मिलता है, एक होता है टाउपैथी, एक होता है साइनक्लोनोपैथी होता है। इसमें क्या होता है कि जो आपके अबनॉर्मल प्रोटीन होता है उनका फॉर्मेशन होने लगता है और ब्रेन में उनका बर्डन इंक्रीज होने लग जाता है। वो सब हमारे ये सब सिम्टम्स को प्रेजेंट करती है डिमेंशिया। जैसे अल्जाइमर डिजीज में बात करें तो इसमें अमाइलोइड बीटा जो प्लेक्स है वो फ्रिक्वेंटली देखने को मिलते हैं ब्रेन में, और उनका कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। अ, तो अल्जाइमर डिजीज इनका कोई क्योर नहीं है। और अल्जाइमर डिजीज में हमने देखा कि जो मेमोरी डोमेन है वो मोस्टली इन्वॉल्व होता है, उसके बाद में आपका एग्जीक्यूटिव और आपका लैंग्वेज वो इन्वॉल्व होता है। वैसे ही जो वेस्कुलर डिमेंशिया है उसमें आपका एग्जीक्यूटिव डोमेन एंड अटेंशन डोमेन मोस्टली इन्वॉल्व होता है। और जो वेस्कुलर डिमेंशिया होता है उसमें जनरली आपको हिस्ट्री मिलती है कि पेशेंट को पहले कोई लकवा या जिसको हम सीवीए कहते हैं, सेरिब्रोवेस्कुलर एक्सीडेंट हो चुका होता है।
एग्जामिनेशन करने पे भी हो सकता है उसमें कोई एक लिम्ब का वीकनेस आपको देखने को मिले। और इसका जो प्रोग्रेशन है वो स्टेप लेडर पैटर्न में होता है, ऐसा नहीं कि एक बार होते ही पूरा प्रोग्रेस किया, हो सकता है उसको मल्टीपल इवेंट हो रखे हो। तो ऐसे वेस्कुलर डिमेंशिया का हिस्ट्री होता है। एक होता है लेवी बॉडी डिमेंशिया। इसमें आपको जो विजुअल स्पेशियल डोमेन है वो मोस्टली इन्वॉल्व होता है। इसमें पेशेंट को विजुअल हेलुसिनेशंस की कंप्लेंट के साथ में आता है, और जो कॉग्निशन है वो बहुत फ्लक्चुएटिंग कोर्स में होता है, और फ्यूचर में जाके पेशेंट को पार्किंसन जैसे सिम्टम्स पे देखने को मिल सकते हैं। पार्किंसन डिजीज डिमेंशिया में पहले पेशेंट को मोटर सिम्टम्स आते हैं, कि जैसे पार्किंसन के सिम्टम्स आ सकते हैं, ब्रेडिकाइनेसिया, ट्रेमर है, गेट इनस्टेबिलिटी है, और ओवर द ईयर दैट पर्सन कैन डेवलप द डिमेंशिया। एक होता है एफटीडी, जिसको फ्रंटो टेम्पोरल डिमेंशिया कहते हैं। इसमें आपका फ्रंटल टेम्पोरल लोब मोस्टली इन्वॉल्व होता है, और इसमें जो पेशेंट का मेन सिम्टम्स होता है वो सोशल कॉग्निशन का इन्वॉल्वमेंट होता है। इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर हो सकता है उसने अपना ड्रेस प्रॉपर नहीं पहना हो, या कुछ अब्यूज लैंग्वेज यूज कर रहा हो, इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर कर रहा है। तो ऑल दीज केम इनटू द एफटीडी पार्ट। एक होता है सीजेडी, क्रुड्सफेल्ड जेकब डिजीज। ये एक रेपिडली प्रोग्रेसिव डिमेंशिया का पार्ट होता है, जिसमें विद इन 1 to 2 ईयर में पेशेंट का डेथ भी हो जाता है। बहुत प्रोग्रेसिव होता है डिमेंशिया, उसके साथ में उसको रिजिडिटी, मायोक्लोनस, ये सब भी देखने को मिलता है। तो इट्स ट्रू देर इज नो क्योर, बट हाँ, कुछ फार्मेकोलॉजिकल एंड कुछ नॉन फार्मेकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के थ्रू हम इनके जो प्रोग्रेशन है उसको डिले कर सकते हैं। जब भी हम ये देखते हैं कि बीमारी इरिवर्सिबल है, पर उसका तरीके मतलब कि पहचानना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि कौन सा कारण से क्या हो रहा है, किस तरह का वो बिहेव कर रहे हैं। तो उसके अलग अलग कारण होते हैं और वो उसमें आगे बढ़ जाती है। तो एक ही तरीका नहीं है, मतलब सिर्फ अल्जाइमर ही नहीं है, और भी बहुत से कारण हो सकते हैं। अगर किसी को कहना चाहिए जैसे पैरालिसिस का अटैक, आपने बोला स्ट्रोक हो गया मतलब उसको लकवा मार गया, तो लकवा से भी भूलने का शुरू हो जाएगा। डिपेंड करता है कि ब्रेन के कौन से भाग के अंदर में उसने असर डाला है। तो इसमें ये बात तो पक्की है कि दवाइयाँ ज्यादा असर नहीं करती हैं, पर क्या कुछ ऐसे नहीं है, जैसे अभी मान लीजिए हमने बोला कि वास्कुलर डिमेंशिया है भाई, उसके अंदर से हमने वो अगर कहीं पे कुछ हेमरेज हुआ था या इन्फाक्शन हुआ था, ब्रेन इन्फाक्शन हुआ था, जैसे स्ट्रोक है या कुछ है, तो अगर उसके लिए दवा दी तो कुछ असर हो जाएगा। या सिर्फ पैलिएटिव ट्रीटमेंट ही कर सकते हैं, मतलब कि आप कुछ दवा नहीं है एलोपैथी में, पर उसके लिए सिर्फ सिम्टम्स को थोड़ा सा काम डाउन, पर्सन को थोड़ा काम डाउन करने के लिए हम दवा दे सकते हैं, और दूसरे तरह से उसको केयर कर सकते हैं। तो क्या इस तरह का ही इलाज होता है, या कुछ और तरीके भी हो सकते हैं कि लाइफस्टाइल में कुछ करें, या उनके केयर गिवर्स क्या समझें, कैसे कर सकते हैं? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है मैम, क्योंकि डिमेंशिया को हम एज ए मतलब ऐसे नहीं ले सकते कि डिमेंशिया इज ए सिंगल डिजीज। डिमेंशिया इज ए अम्ब्रेला टर्म, जिसमें जैसे मैंने बोला कि रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, फिर इरिवर्सिबल में भी कौन सा क्या क्या है वो आता है। आपने एक पूछा वेस्कुलर डिमेंशिया, तो जनरली ऐसा नहीं होता है कि सिंगल स्ट्रोक हुआ और आपको डिमेंशिया हो गया है। जिन पेशेंट को वेस्कुलर डिमेंशिया होता है उसमें जनरली मल्टीपल स्ट्रोक या रिकरेंट स्ट्रोक मतलब हिस्ट्री होती है। और डेफिनेटली इसके जो प्रोग्रेशन है उसको हम डिले कर सकते हैं, क्योंकि जो स्ट्रोक है उसमें हम हमारा ट्रीटमेंट होता है एंटीप्लेटलेट ड्रग या एंटीकोएगुलेंट ड्रग है, और अगर वो टाइमली पहुंचा है उस पार्ट को रीवेस्कुलराइज किया जा सकता है। तो इसको काफी हद तक रोक सकते हैं और डिले कर सकते हैं। उसके अलावा मतलब एक बार अगर स्ट्रोक हो गया है तो फिर आपके जो भी रिस्क फैक्टर हैं, कि आपको एट्रियल फिब्रिलेशन है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है या डिसलिपिडीमिया है, अगर उन सब पे हम फोकस करें तो इसको हम डिले कर सकते हैं। लेकिन सेम अगर हम अल्जाइमर पे बात करें तो डेफिनेटली उसका कोई क्योर नहीं है, लेकिन बहुत सारे नॉन फार्मेकोलॉजिकल एंड फार्मेकोलॉजिकल के भी कुछ ड्रग है जिससे हम डिले कर सकते हैं। सो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जी, हम लोग बिल्कुल जानना चाहेंगे कि ऐसे कौन से तरीके हैं जिनसे हम उनका लाभ उठा सकते हैं। इसमें दो टाइप के इंटरवेंशन हम करते हैं, एक होता है नॉन फार्मेकोलॉजिकल, एक होता है फार्मेकोलॉजिकल।
जो नॉन फार्मेकोलॉजिकल इंटरवेंशन होता है उसमें सबसे पहले होता है कॉग्निटिव इंटरवेंशन। कॉग्निटिव इंटरवेंशन में सबसे जो मोस्ट है वो हमारा काम है कॉग्निशन को स्टिमुलेशन देना। तो उसमें आप कुछ ब्रेन एक्सरसाइज एडवाइस की जाती है जो कि कंप्यूटर बेस्ड हो सकती है, सिंपल पजल्स हो सकते हैं, मेमोरी गेम्स हो सकते हैं। वो जनरली हम एडवाइस करते हैं हमारे पेशेंट को, जो कि अगर एनसीआई एससीआई फॉर्म में है या माइल्ड मॉडरेट डिमेंशिया के फॉर्म में है। उस उसके अलावा अगर देखें तो एक कॉग्निटिव स्टिमुलेशन थेरेपी करके होता है, जिसमें एक ग्रुप के अंदर कुछ ना कुछ उनको इवेंट किए करवाए जाते हैं, कुछ एक्टिविटीज करवाई जाती हैं। ये जो एक्टिविटी होती है वो स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटीज होती हैं, जैसे हर टाइम आप टॉपिक डिफरेंट रख सकते हो। आज फूड पे डिस्कशन है, क्लॉथ पे डिस्कशन है, या कुछ रिसेंट इवेंट्स पे डिस्कशन है। इसमें उनको कुछ म्यूजिक थेरेपी और उसके अलावा कुछ ड्राइंग, ये सब स्टोरी टेलिंग, ये एक ग्रुप में इवेंट करवाया जाता है, जिससे कि एक तो सोशल आइसोलेशन फील नहीं होगा, उनका जो मेमोरी स्टिमुलेशन है वो इम्प्रूव होगा, तो वो थोड़ा डिले होने में हेल्पफुल होता है जो प्रोग्रेशन है। सेकंड जो इंटरवेंशन आता है वो आता है लाइफ स्टाइल इंटरवेंशन। लाइफ स्टाइल इंटरवेंशन में एक होता है आपका फिजिकल थेरेपी। तो फिजिकल थेरेपी एक्सरसाइज का बहुत बड़ा रोल है डिमेंशिया डिले में और प्रिवेंशन में। इससे एक तो आपका ब्रेन फ्लो इम्प्रूव होता है, न्यूरोप्लास्टिसिटी आपकी इम्प्रूव होती है, जिससे न्यू न्यू सिनेप्स बनते हैं, मेमोरी रिकॉल में हेल्पफुल होता है। इसके अलावा आपके जो कोमॉर्बिडिटीज है जो कि डिमेंशिया की प्रोग्रेशन को इंक्रीज करती है, उनको भी मैनेज करने में हेल्पफुल होता है। सेकंड जो पार्ट आता है वो आता है आपका न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिशन में मेडिटेरियन एंड डेज डाइट। इसके अलावा जो भी आपकी डाइट है अगर वो हाई है फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, होल ग्रेन्स में, लीन प्रोटीन मास अगर आप ले रहे हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स अगर आप यूज कर रहे हैं, तो इन सब का भी कॉग्निटिव जो डिले हो रहा है उसमें स्लोइंग देखा गया है, और ओवरऑल आपके हेल्थ बेनिफिट भी इसमें मिलते हैं। थर्ड आता है एक आपका स्लीप, क्योंकि स्लीप एक प्रॉपर स्लीप होने से आपके जो हमने अभी डिस्कस किया था एल्जाइमर में अमाइलोइड बीटा करके प्रोटीन होता है, तो उनका क्लियरेंस इंप्रूव होता है। स्लीप से आपका जो रिसेंट है वो आपका मतलब रिसेंट मेमोरी को जो रिकॉल करने में, उसको रजिस्टर करने में भी हेल्पफुल होता है। ये मेमोरी कंसोलिडेशन में स्लीप का बहुत बड़ा रोल है। तो ऐसे आप गुड स्लीप, गुड न्यूट्रिशन डाइट एंड एक्सरसाइज करके भी इसके प्रोग्रेशन को डिले कर सकते हैं। थर्ड जो आता है वो आता है सोशल एंगेजमेंट। इसमें आप कोई ग्रुप एक्टिविटीज कर सकते हैं, फैमिली इंटरेक्शन कर सकते हैं, या कोई वॉलेंटियर आके जो पेशेंट के साथ बात कर सकता है, उनसे उनके कुछ इवेंट डिस्कस कर सकते हैं। एक ये जो सब हमने डिस्कस किया है ये केवल कॉग्निटिव को डिले के लिए ही नहीं है, क्योंकि डिमेंशिया के साथ मैंने बताया था कि पर्सनालिटी एंड बिहेवियर सिम्टम्स भी धीरे धीरे आने लगते हैं पेशेंट को, जिसमें उनको डिप्रेशन, एंजाइटी, एग्रेशन, ये सब कुछ होता है, स्लीप डिसऑर्डर्स होने लगते हैं। तो ये नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन के थ्रू कॉग्निटिव डिले को स्लो करने के अलावा हमारे जो ये सब सिम्टम्स है उसमें भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है, या ये जो सिम्टम्स है उनको भी डिले किया जा सकता है, जिनका कि रियल में ऐसे कोई मतलब फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट नहीं है। उसके अलावा जो हमारे एनवायरनमेंट है जहाँ पे वो पर्सन रह रहा है उसको थोड़ा सपोर्टिव बना सकते हैं, जैसे क्लटर फ्री स्पेस बना दिया, उनका जो रूटीन है वो स्ट्रक्चर कर सकते हैं, उनके रूम में कैलेंडर, क्लॉक, फोटोज, ये सब कुछ, जिससे उनका कॉग्निटिव स्टिमुलेशन होता रहता है और वो बेटर रहता है उनके लिए। और उन सब के अलावा भी फिर जो लास्ट आता है इमोशनल वेलबींग, कि अगर कोई डिमेंशिया का पेशेंट है, उसको एजिटेशन हो रहा है, वो अग्रेशन कर रहा है, आपको लग रहा है इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर कर रहा है, तो भी हमें उनको बहुत ही प्यार से उनकी जो ये है फीलिंग्स है उसको समझना है, और उनको मतलब ऐसे नहीं फील कराना कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो या ऐसा नहीं करना है। आपको बहुत काम रह के, बहुत सपोर्टिव रह के उनसे प्यार से बात करके ही उनको समझाना है, क्योंकि एक जो डिमेंशिया का पेशेंट है वो भूलना उसका आदत है, लेकिन ही एंड सी स्टिल कैन फील द टच, लव एंड केयर। सो ये हमारे नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन होते हैं। अगर बहुत हम सुंदर। फार्माको यहाँ पे मैं आपको एक मिनट हाँ जी इंटरफेयर मैम। कर रही हूँ, सॉरी। ये बात सुन के मुझे लगा कि जो हमारा
पुरानी हमारी संस्कृति है जॉइंट फैमिली की, तो उसमें चूंकि हमें कोई अलग से जरूरत नहीं होती थी, वहां पे सोशलाइजेशन भी हो जाता था, सब लोग साथ में रहते थे, केयर भी होती थी, और वो उनको इन्वॉल्वमेंट भी रहता था, बड़े बुजुर्ग। तो इतना ज्यादा प्रॉब्लम जो आजकल देखने में मिलता है बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियर फैमिली, और उसमें भी आखिर में कहना चाहिए बुजुर्ग अकेले रह जाते हैं, बच्चे कहीं निकल गए हैं, छोटा परिवार है, और वो फिर आइसोलेटेड होते जाते हैं, उनका कॉग्निशन और ये इम्पेयरमेंट ज्यादा फास्ट होता है, और उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। सो इफ पॉसिबल आप ये जो पुराना हमारा है कि हम लोग अपनी संस्कृति से, अपनी रूट से जुड़े रहते थे, हम लोग सब साथ में मिल के रहते थे, तो उसमें किसी को भी ये लगता नहीं था कि एक अलग से आपको काउंसलिंग की जरूरत है, जबकि वहां पे सब लोग हैं, साथ में हैं, तो सब आपस में मिल बांट लेते थे, दुख सुख आपस में बांटते थे, तो उससे काफी कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं वो उभरती नहीं थी। और आमतौर पे करीब करीब वो सब समान उम्र के रहते थे, तो उनको भी पता है कि ये किस तरह से आई हैं, कैसा इनका रहा है, बिहेवियर कैसा था, कैसा पुराना उनके अनुभव, तो उन सब का भी बहुत असर होता था। तो ये मैं सिर्फ एक बात अपनी कहना चाहती थी। हाँ, तो आगे हम सुनते हैं कि फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की आप चर्चा कर रही थी जी डॉक्टर साहब। यस मैम, फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में जैसा बोला कोई क्योर नहीं है, लेकिन स्टिल जो माइल्ड डिमेंशिया, मॉडरेट डिमेंशिया में कुछ ट्रीटमेंट हम देते हैं, जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंटली एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स होती हैं, जिसमें आपके डोनेपेजिल है, गैलेंटामिन है एंड रिवास्टिगमिन आते हैं। इससे एक तो जो प्रोग्रेशन है उसमें डिले मिलता है, साथ में ही जो सिम्टम्स है उसका भी मैनेजमेंट में हेल्पफुल मिलता है। एक जो मॉडरेट टू सीवियर फॉर्म की डिमेंशिया में है, उसमें हम मेमेंटिन का भी यूज करते हैं। ये भी ग्लूटामेट के लेवल को मेंटेन करके रखता है, प्रोग्रेशन को डिले करता है। एक अभी रिसेंटली एफडीए अप्रूव कुछ ड्रग्स होते हैं, कुछ ड्रग्स आई हैं जो कि अपनी जो पैथोलॉजी है, अल्जाइमर डिजीज की पैथोलॉजी बीटा अमाइलॉइड है, उन पे वर्क करता है, और वो उसके मतलब पैथोलॉजी के रिमूवल या उसमें हेल्पफुल होता है। उसमें डोनानेमाब है और लेकानेमाब करके दो ड्रग्स होती हैं जो इंजेक्शन फॉर्म में देखी मतलब दी जाती हैं। लेकिन अभी भी यही है कि किसी में भी कोई क्योर नहीं है, सिंपल ये डिले के लिए ही हेल्पफुल होती है। इसके अलावा अगर डिमेंशिया के पेशेंट को कुछ साइकेट्री न्यूरोसाइकोलॉजिकल सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसे कि वो बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो रहे हैं, बहुत ज्यादा एजिटेटेड हो रहे हैं, नींद नहीं आ रही है उनको, और इधर उधर का बहुत बातें कर रहे हैं, तो उसके लिए जनरली नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन का ही रोल बताया है। लेकिन फिर भी लग रहा है कि या तो वो खुद को हार्म कर लेंगे या फैमिली के लिए हार्मफुल है, तो बहुत रेयरली हम एंटीसाइकोटिक ड्रग्स का भी यूज कर सकते हैं लिमिटेड टाइम के लिए, और उसके साथ साथ उनके साइड इफेक्ट वगैरह को भी लेकिन हमें ध्यान में रखना पड़ता है। लेकिन ये है कि ये ऐसे ही नहीं दी जाती, इसको देने के लिए पहले आपको कंफर्म करना होता है कि जो मेन पैथोलॉजी है डिमेंशिया का वो अल्जाइमर ही है ना। उसके लिए पहले हमें कंफर्म करने के लिए सीएसएफ करना होता है। सीएसएफ एग्जामिनेशन में हम सैंपल भेजते हैं, और जो अमाइलोड पेट सीटी है वो सब करके देखना होता है। अगर इन टेस्ट के बेस पे ये कंफर्म होता है कि जो डिमेंशिया का कोज है वो अल्जाइमर डिजीज है, मतलब एमाइलोइड पैथोलॉजी ही अगर हमें लग रहा है, तो भी ये इंजेक्शन प्रीफर किए जाते हैं। और वो भी केवल आपके माइल्ड टू मॉडरेट डिमेंशिया में इनका रोल है। लेकिन इसमें भी कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिलता है कि एरिया करके जिसे बोलते हैं कि अमाइलोइड रिलेटेड जो एबनॉर्मलिटी होती है ब्रेन में, कभी कुछ ब्लीड हो सकता है, स्वेलिंग हो सकता है, तो ये ऐसा देखने को मिला है। बट डेफिनेटली ये बहुत कॉस्टली है, एंड आई थिंक अभी तक इंडिया में ये अवेलेबल नहीं हुई है हमें। तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्जाइमर वाले जो पेशेंट्स हैं उन्हें यस। उनके लिए उम्मीद तो है, और कभी ना कभी ये दवाइयां हमारे यहाँ भी उपलब्ध हो जाएंगी, पर ये जानना बहुत जरूरी है कि बिना कंफर्म डायग्नोसिस के इनका देना यस। खतरे से खाली नहीं होता है। खैर, हम आगे चलते हैं कि आप जो सपोर्टिव एनवायरनमेंट की जो बात कर रहे थे, कि रिड्यूसिंग द कंफ्यूजन एंड एंजाइटी और ये सब, तो उसके बारे में आप क्या प्रकाश और डालना चाहेंगे जी? नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। क्रिएटिंग सपोर्टिव।
देखो, जो हमारा सीवियर डिमेंशिया के पेशेंट्स होते हैं उसमें ट्रीटमेंट का इतना रोल नहीं होता है। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट यही होता है कि कैसे उनके सिम्टम्स को हम मैनेज कर सकते हैं, ताकि वो भी थोड़ा ठीक से रह सके, अपनी लाइफ मतलब कंफर्टेबली निकाल सके। और साथ में जो केयर गिवर है उनका भी जो बहुत केयर गिवर स्ट्रेस हो जाता है, बर्डन हो सकता है, उसको भी इम्प्रूव कर सके। तो उसमें हम कुछ उनको सपोर्टिव एनवायरनमेंट के लिए सजेस्ट करते हैं। एक तो सबसे पहले उनका जो रूटीन है वो हमें फिक्स रखना चाहिए, जिसमें आपका मील टाइम आता है, वेकअप टाइम आता है, आपका बेड टाइम आता है, या फिर कुछ भी एक्टिविटी होती है। अगर हम वो फिक्स रखते हैं तो वो थोड़ा रिकॉल करना, डेली सेम टाइम पे सेम चीज कर रहे हो तो वो याद रखना थोड़ा इजी होता है। लेकिन अगर इसमें थोड़ा भी डिले होता है तो डिमेंशिया के पेशेंट में बहुत जल्दी कंफ्यूजन, एग्रेशन ये बहुत कॉमनली आ जाता है कि कल क्या था, आज क्या है, एंड वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन रूटीन। सेकंड है कि आपने रूटीन फिक्स कर दिया है। अब रूटीन के बाद में वो जहाँ रह रहे हैं उसका जो आपका एनवायरनमेंट है चारों तरफ का घर में है, उसको आप उनके अकॉर्डिंग थोड़ा आप मेंटेन कर सकते हैं। जैसे कि घर के ऊपर कुछ भी आसपास में कोई क्लटर नहीं रहना चाहिए, स्पेस है वो अच्छा मतलब स्पेस होना चाहिए। और अगर कोई भी कबर्ड है उनका, कोई भी अलमीरा है या रूम्स है, उन पे आप लेबल्स लगा सकते हो कि हाँ ये वॉशरूम है, ये किचन है, या उनकी अलमीरा है, उनके ऊपर आप लेबल्स लगा सकते हो। तो ये भी एक बहुत हद तक उनको याद करने में, वो पढ़ के उसको इजीली समझ सकते हैं। प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए इसको। और जो आसपास है वो बहुत सेफ आपको रखना चाहिए। जैसे वॉशरूम जा रहे हैं तो ग्रे बार आप यूज कर रहे हैं, टॉयलेट सीट आप यूज कर सकते हैं। इस तरीके से एनवायरनमेंट को मॉडिफाई करना चाहिए। थर्ड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट आता है कि कम्युनिकेशन। अगर हम उनसे बात कर रहे हैं तो हमें अपनी जो टोन है वो बहुत ही काम रखना है। और कोई भी अगर लग रहा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है तो उसको आप बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के और इजीली उनको समझा सकते हो। और उनकी जो फीलिंग्स है उनको इग्नोर नहीं करना है, उनको भी रीअश्योर करना है। और कोई भी जो फेमिलियर फेसेज है, वॉइसेज है, जैसे कोई दूर रहता है तो वीडियो कॉल करा सकते हैं, अगर आसपास रह रहे हैं तो टाइम टू टाइम उनके साथ विजिट करें। तो ये सब भी एक सूथिंग इफेक्ट होता है और उनका जो कंफ्यूजन एंजाइटी को रिलीव करने में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा कुछ म्यूजिक थेरेपी, कुछ एक्टिविटीज का भी रोल देखा गया है। और टोटल मिला के हमें मतलब आपको लग रहा है कि केयर गिवर में बहुत स्ट्रेस हो रहा है तो उसका भी ध्यान रखना जरूरी है। वो भी अपनी केयर के लिए हेल्प ले सकता है फैमिली मेंबर्स की, या रेस्पाइट केयर को वो यूज कर सकता है। वो ये ना सोचे कि मतलब मैं थक गया हूँ या मुझसे नहीं हो पा रहा है तो मैं कुछ कम कर रहा हूँ, या मैं सही नहीं कर पा रहा हूँ, या मैं इनकी केयर, ऐसे गिल्ट फील नहीं करना है। अगर आपको लग रहा है आप भी लो फील कर रहे हैं तो आपको भी अपने वेलबींग के लिए सपोर्ट लेना बहुत जरूरी है। बहुत सुंदर बात आपने कही कि रेगुलरिटी अगर मेंटेन करते हैं तो उसमें हमको रिकॉल करने में मतलब याद रखने में आसानी होती है। ये बहुत अच्छा है, पर कभी कभी ये रेगुलरिटी ही झगड़े का कारण बन जाती है। अगर नहीं हुआ समय पे तो झगड़े भी हो जाते हैं। एक और मजेदार बात जो आपकी लगी मुझे कि गाना, जो अगर उनके मनपसंद कोई गाना है, पुराने गाने से भी उनको याद दिलाया जा सकता है कि भाई ये गाना था, आपको याद है कब हुआ था, या आप ये भजन सुनाइए, या आप ये कैसे करिए, या ये चुटकुला, या जो उनकी पसंद की है, तो उससे भी हम उनको याद दिला सकते हैं। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी बात आपने बताई। और इसका ध्यान रख करके हमारे जो दर्शक हैं वो बहुत ही लाभान्वित हुए होंगे। तो आगे चलते हैं। आप और अपने पिटारे में और क्या क्या लेके आए हैं आप, हमारे दर्शकों को बताइए कि उनको और क्या चीजें ध्यान में रखने की जरूरत है जी। एक लास्ट स्लाइड प्लीज। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो भूलना है, जो मेमोरी है, वो केवल एक कॉग्निटिव फंक्शन नहीं है। क्योंकि जो अपनी याददाश्त है वो याददाश्त ही मतलब लाइफ है आपकी। याददाश्त से ही आपको ये पता रहता है कि मैं कौन हूँ, मेरा पास्ट क्या था। और अगर आपने किसी के साथ समय बिताया है तो जो रिलेशंस है वो भी सब आपकी याददाश्त के बेस पे ही बनते हैं। बिना याददाश्त के कोई रिलेशन का कोई मतलब नहीं है। केवल उसी के बेस पे हम याद कर सकते हैं कि हाँ ये मेरे ब्रदर है या सिस्टर है, मेरी डॉटर है या वाइफ है या जो भी है।
तो याददाश्त एक कॉग्निटिव फंक्शन नहीं है, इसका एक पोइम छोटा सा है। याद रखना केवल सोच नहीं, यह वह डोर है जो हमें हमसे बांधती है। यह वह पुल है जो हमें अपने प्रियजनों तक ले जाती है। वह गूंज है सुख दुख की जो हमें इंसान बनाती है। यादों में सबके सहेजे रहते हैं, मूल्य सांस लेते हैं। कहानियां पीढ़ियों तक जाने को प्रतीक्षा करती हैं। याद रखना केवल सोचना नहीं बल्कि जुड़ना है, प्रेम करना है और जीवन के अर्थ को जीवित रखना है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। आपने तो कहना चाहिए कि इसमें चार चांद लगा दिए आपने, ये बात कह के कि याद रखना सिर्फ एक ही चीज नहीं है, ये बहुत ही हमारे जो एक कहना चाहिए जो जोड़ है, ये प्रेम का धागा है, इसे न बिसराइए, वैसी वाली बात है। तो ये हमने ये जाना कि मेमोरी इज नॉट जस्ट फंक्शन ऑफ द ब्रेन, इट इज द सोल अचीवर, जो हमारे आत्मा से जुड़ा रहता है, हमारे आत्मा से उसके संबंध जो है, डोरे जो है, जो धागे हैं वो जुड़े रहते हैं। और न सिर्फ हमारे से बल्कि हमारे जितने भी रिश्ते नाते हैं वो सब इसी से जुड़े रहते हैं। तो याद जो है वो हमारे को न सिर्फ जोड़ती है बल्कि हमारी गरिमा को भी बनाए रखती है। तो जैसे जैसे हम उम्र दराज होते हैं, प्रेम का यह धागा लगता है कमजोर पड़ा है, पर यदि हम उसे समय पे संभाल लेते हैं अपनी जागरूकता से और सहानुभूति से, तो न सिर्फ ये मजबूत हो जाता है, जीवन भी जीने लायक हो जाता है। तो दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ती है और एक बेहतर जीवन जिया जा सकता है, क्योंकि देर इज नथिंग लाइक केयर। अगर आप केयर अच्छे से करते हैं, मिलते हैं, तो मेरा सिर्फ अनुरोध है अपने उन सभी भाई बहनों से जो कि दूर रहते हैं, परिवार से दूर रहते हैं, कि समय निकाल के, कुछ नहीं कर सकते तो उन्हें उनसे वीडियो चैटिंग कर लें, बातचीत किया करें, अपने उनसे अनुभव साझा करें, उनको अपने जीवन में जरूर से हर चीज में सम्मिलित करके रखें। ऐसा ना सोचें कि इन्हें तो कुछ याद ही नहीं रहता तो हम इन्हें क्या बताएं, अभी तो बताया था फिर ये भूल जाते हैं। नहीं, आपके बोलते रहने से, याद दिलाने से और बार बार कहते रहने से एक जो संबंध है वो बना रहेगा, उसकी मिठास बनी रहेगी और जीवन के जो पल हैं ये यादगार हो जाएंगे। तो जो यह कहते हैं ना कि यादें भी एक दौलत हैं जो जीवन के हर मोड़ पे साथ चलती हैं, उन्हें ढूंढना नहीं, उन्हें छोड़ना चाहिए। उन्हें सही, उन्हें ढूंढना इसलिए नहीं कि वो हम उन्हें छोड़ देना चाहते हैं, उन्हें छोड़ना नहीं, उन्हें ढूंढना चाहिए, उन्हें सहेज कर और यादगार बनाना चाहिए। तो इसके साथ ही हमारा ये सत्र यहाँ पे समाप्त होता है और हमने बहुत ही अच्छी अच्छी बातें आज यहाँ पे सुनी हैं और समझी हैं। आशा करते हैं कि आप उनका भरपूर लाभ उठाएंगे। तो हम मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे जो प्रोडक्ट और कंटेंट के जो डायरेक्टर हैं श्री शरद कामरा जी से, उनसे आप पहले भी रूबरू हो चुके हैं क्योंकि ये जो हमारे सीरीज है उसकी शुरुआत में वे आपके साथ में उन्होंने ये सेशन किया था, तो उनको आप जानते हैं। तो मैं आमंत्रित करती हूँ शरद जी, आप आइए और इस प्रोग्राम का पूरा एक औपचारिक रूप से धन्यवाद ज्ञापन कीजिए और साथ ही हमारे दर्शकों को बताइए कि हमारे आगामी जो कार्यक्रम है उनकी क्या रूपरेखा है और हम कब उनको लेके आ रहे हैं। इसके पहले कि मैं अपना दायित्व शरद जी को ट्रांसफर करूं, मैं आपसे सिर्फ ये इतना कहना चाहूंगी कि यदि आपने इसमें से कोई भी सेशन मिस किया है और आप उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो आपकी जानकारी के लिए ये हमेशा उपलब्ध हैं आपके लिए। आप इन्हें कभी भी अपने लेजर टाइम में आप इनका आनंद ले सकते हैं, अपना ज्ञानवर्धन कर सकते हैं। और अगर आपको कोई और समस्या है जिसके बारे में आप चाहते हैं कि हम आपके लिए वो लेके आए, तो आपका स्वागत रहेगा। और इसके साथ ही बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। मैं डॉक्टर रश्मि जैन आपसे विदा लेती हूँ। थैंक यू। Namaskar. Thank you so much, Dr. Rashmi and Dr. Mamta. Such a beautiful way you steered the entire this conversation. बात जब हम बुजुर्गों की करते हैं तो वहाँ पर आत्मीयता भी चाहिए, वहाँ पर हमें जैसा बच्चों के साथ लाड दुलार होता है, कहते हैं वैसा ही लाड दुलार बुजुर्गों को भी चाहिए और देख रेख तो है ही। तो जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं जिनके बारे में हमने शेयर किया, हमने डिमेंशिया का, कोग्निटिव इम्पेयरमेंट के जो भी लक्षण हैं, हमने उन सब के बारे में बातचीत की। तो
थैंक यू सो मच, इट वाज रियली वंडरफुल। मुझे लगता है सबको इस चीज से बहुत फायदा मिलने वाला है। आई वुड लाइक टू शेयर माय स्लाइड्स। So thanks a lot for joining in today. It was really a pleasure to have डॉक्टर ममता एंड डॉक्टर रश्मि विद अस। उन्होंने हम सब के साथ अपना ज्ञान साझा किया और हमको इस मोड़ पर लेकर आए हैं कि जो भी इसको सुन रहा है वो कुछ ना कुछ रोज लेकर जाकर और वो अपने घर में देख सकता है क्या परिस्थिति है, और कुछ ना कुछ अपने जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनके लिए कुछ ना कुछ नया कर सकता है। उनके ध्यान, उनकी देख रेख में कुछ ना कुछ नया आयाम डाल सकते हैं। एक चीज जो सबको बतानी बहुत जरूरी है, द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन दिस वेबिनार इज फॉर एजुकेशन पर्पस। द पर्पस only is intended to give you right good knowledge. It is not the intention to replace the professional medical advice, diagnosis or treatment. आप इस सेशन में जो कुछ सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उसके बेसिस पर आप अपनी जागरूकता बढ़ाकर जब आप जेरियाट्रिशियन के पास जाएं, अपने डॉक्टर के पास जाएं, तो इस ज्ञान का आपको बहुत लाभ मिल सकता है। You should always seek advice of your physician or other qualified health providers with any questions you may have regarding a medical condition. You can get in touch with Dr. Mamta Seni also, and we would love to get you in touch with her. By participating in this webinar, you acknowledge that you understand the nature of the information presented and you agree to use it responsibly. So, key takeaways, if we understand from today's presentation is that nearly 45% of dementia cases can be prevented or delayed by addressing the modifiable risk factors. Domains of cognition include memory, attention, executive function, language, perceptual motor skills, and social cognition, जैसा कि डॉक्टर ममता ने हमसे शेयर किया। We also understood reversible causes of cognitive impairment, which could be the B12 deficiency, thyroid issues, depression, infections. These need to be ruled out before diagnosing irreversible dementia. Also, irreversible causes include Alzheimer's, vascular dementia, Lewy body dementia, and other neurodegenerative conditions. Non-pharmacological interventions such as physical activity, nutrition, social engagement, and cognitive stimulation play a very vital role in slowing down this decline. We also understood that a supportive environment with structured routines, safer spaces, clear communication, and caregivers' well-being reduces anxiety and confusion. We also understood memory is not just cognitive, it is emotional and relational. It is something which connects us with our identity, values, and our loved ones. तो बहुत सुंदर से बिंदु बताए डॉक्टर ममता ने कि किस तरीके से हम इन सब चीज़ों को इम्पोर्टेंस देते हुए बहुत कुछ रूल आउट कर सकते हैं। डॉक्टर रश्मि ने भी जैसे रोशनी डाली कैसे हमारा ओल्ड जॉइंट फैमिली स्ट्रक्चर कितना इफेक्टिव था to ensure the well-being of the elders. So we learned a lot today. And as you all know that this is a 6-session series, जिसमें हमने आज जो है 3 सेशंस कवर कर लिए हैं। पहला सेशन हमारा था अंडरस्टैंडिंग जेरियाट्रिक्स, एजिंग, एल्डर हेल्थ एंड मिथ्स। सेशन 2 में हमने बातचीत की मैनेजिंग मल्टीपल हेल्थ कंडीशंस इन एल्डरली। फिर अब सेशन 3 में हमने आज बातचीत की मेमोरी एंड कोग्निटिव लॉस इन सीनियर्स, स्पॉटिंग द साइंस एंड सपोर्टिंग विद केयर। जो सेशन 4 है जिसके बारे में हम आगे बात करें वाले हैं, इट विल बी अबाउट हेल्पिंग सीनियर्स मूव विदाउट फॉल. It will be more about caregivers, how they can make sure to see that the elders do not go through all those challenges of falling. सेशन 5 में हम कवर करेंगे स्मार्ट न्यूट्रिशन एंड वैक्सीन केयर फॉर एजिंग लव्ड वंस, एंड सेशन 6 में हम फाइनल फेज जो होता है द डिग्निटी, केयर एंड सेफ्टी फॉर एल्डर्स इन द फाइनल ईयर्स. सो इन सब पे हमने बहुत कुछ आगे बातचीत करनी है एंड यू शुड स्टे ट्यून. जैसे कि बातचीत की, अगला सत्र जो है जेरियाट्रिक केयर सेशन 4, दैट विल बी अबाउट हेल्पिंग सीनियर्स मूव विदाउट फॉल, अ केयर गिवर्स गाइड.
एक्सरसाइजेस, होम सेफ्टी मॉडिफिकेशंस, फॉल रिस्क रिडक्शन, इन सब पे बातचीत हम करने वाले हैं। हम प्रीमियर करेंगे इसको 28 सितंबर 10 बजे IST। और हमारी स्पीकर होंगी हमारी जानी मानी डॉक्टर ममता सैनी। शी इज अ जेरियाट्रिक एक्सपर्ट विद राजस्थान हॉस्पिटल इन जयपुर। और इसको मॉडरेट हमारे साथ डॉक्टर रश्मि करेंगे। We have always been advocate of how people can add healthy dimensions to their life. हमारे जो एडवाइजर हैं, स्ट्रैटेजिक एडवाइजर डॉक्टर संजय रोनवाल, he has written two beautiful books. First one is How to Live Life, SBOP Living for Life After 50, 60, 55, and 60. He's come up with one more new book of thoughtful reflections. Another book which we've always been advocating is Secrets of Happy, Healthy, Long Life by another wonderful dear advisor, Mr. Vikram Rastogi. This book is again a reflection on how different aspects of wellness can be taken care of. We have a lot of volunteering opportunities at Crack the Wellness Court. We are located in the heart of the city in Jaipur at Civil Lines. And we are having a lot of internship and volunteering work opportunities for people. So if you're interested in wellness, you want to work with team members in India and US, and if you want to contribute to societal welfare, if you want to share your wellness story with us, you can call us on this number or write to us at this email ID. We have a lot of strategic knowledge partners who've been always of support to us, and also the community partners. We have a wonderful team of our advisors and ambassadors, Mr. I.C. Agarwal, Mr. Kamal Sethia, Vikram Karnawati, Vikram Rastogi ji, जिनकी बुक के बारे में हमने बात की. We have wonderful doctors with our team. Dr. Sudhir Bhandari has been our advisor, Dr. Sheila Nambiar, Dr. Sunil Jain, Dr. Rashmi Jain, जिन्होंने इतना अच्छे से आज का सेशन लीड किया, Dr. Chavi Mehra. We have some pro bono supporters for us. We have some wonderful ambassadors. And this is our management team. Mr. Narain Bakshi, who's been our fountainhead, our inspiration for this wonderful foundation, this initiative that we have created. Wing Commander V.K. Kala, our managing director, and Mr. Vijay Mehra, Dr. Sanjay Runwal, जिनकी बुक के बारे में हमने बात की, and a wonderful team in the shape of Jiten, Dr. Gargi, Umadeen, Suman, and Azaruddin, who has been taking care of all the technical support. So we always talk about one of our mantra. What we earlier used to say is, we are what we eat. The new mantra is, we are not just what we eat. We are what we eat, metabolize, absorb, and detox. We are on the social media, on YouTube, on Facebook, LinkedIn, and Instagram. You can like and subscribe our pages and media handles. So as we mentioned earlier about our next session, which will be premiered on 28th September at 10 a.m. IST, that will be helping seniors move without fall, a caregiver's guide in which we will talk about the exercises, the home safety modification, fall risk reductions with Dr. Mamta Seni and Dr. Rashmi. So please do watch out. Do not miss any of our session. And in case you have missed out any of the session in past, we'll be soon sharing the link of all the videos that you have seen so far in this series, and you can click and watch the series. So thank you so much once again from my Crack the Wellness Code Foundation. I'm Sharad Kamra. Namaskar.